भोजन स्वास्थ्य एवं रोग भोजन के प्रमुख पोषक तत्व। अब जैसे प्रमुख पोषक तत्वों की अगर बात बात की जाए तो इनमें आप देख लीजिए, जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये सभी। और थोड़ा सा इसमें ये जानना है कि जो संतुलित आहार है वो क्या है, और इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, और थोड़ा सा हेल्थ के बारे में। और उसके बाद जानेंगे संक्रामक और असंक्रामक जो रोग होते हैं उनके बारे में। प्लीज जिसका भी माइक है म्यूट करिए। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि भोजन क्या है। उससे भी पहले ये देखना है कि भोजन के द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो हमारा बॉडी है उसमें जितनी सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए पाचन, परिसंचरण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, रिप्रोडक्शन है, या कुछ अन्य और क्रियाएं जितनी भी सारी होती है, उनके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमें भोजन के माध्यम से ही मिलती है। और आप कह सकते हैं कि जितने सारे सजीव होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, सूक्ष्म जीव हों, या मान लीजिए अदर और कोई भी हो, तो सभी को भोजन की आवश्यकता है, चाहे उसका फॉर्म कोई भी हो। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, या अदर फॉर्म, लेकिन सभी को कंपलसरी है भोजन का होना जरूरी। और अगर मान लीजिए इसी की कमी होती है तो जितनी सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं शरीर के अंदर की जा रही हैं, या शरीर के माध्यम से जितनी सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही हैं, वो सभी प्रभावित होंगी। और अगर मान लीजिए वो प्रभावित होती हैं तो बाद में कंडीशन खराब होने वाली है, या तो कोई रोग बनेगा, या वीकनेस आ रही है, या पर्टिकुलर मान लीजिए जो शरीर है उसका क्षरण हो रहा है कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि भोजन क्या है। भोजन सभी पदार्थ जिनके अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है लेना, पाचन, डाइजेशन हो गया। स्वांगीकरण का मतलब होता है, देखिए स्वांगीकरण से पहले एक क्रिया होती है अवशोषण। पाचन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, और फिर होता है स्वांगीकरण। तो अवशोषण तो यही हो गया कि जो खाना आपने खाया है उसका जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो अपने लिए उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। स्वांगीकरण का मतलब होता है अवशोषण के बाद जो भी अवशोषित किया हुआ पदार्थ है उसके माध्यम से प्रोटोप्लाज्म का निर्माण किया जाए, तो वो होता है स्वांगीकरण। तो पाचन तथा स्वांगीकरण के पश्चात विभिन्न जैव कार्यों के संपन्न होने हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, तथा ऐसे पदार्थ भी प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। तो भोजन किस लिए कंपलसरी है? शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, जिनके द्वारा हमारे शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत की जाती है। कि वही है कि क्रियाएं हो रही हैं तो उसमें वही दो क्रियाएं आती हैं, एक होता है अपचय, दूसरा होता है उपचय, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एक में नई चीजों का निर्माण हो रहा है, या जो भी डैमेज हो गया है वो ठीक किया जा रहा है, और दूसरा वही है कि शरीर में प्रतिपल जो कोशिकाएं हैं उनकी डेथ हो रही है, टूट फूट हो रही है। तो वो दोनों क्लियरली बराबर बराबर होती रहती है, तो कोई परेशानी नहीं है। और मान लीजिए जो भोजन खाया है या ऊतकों की मरम्मत की जा रही है, अगर वो ठीक से रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है या जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बराबर रूप से ठीक प्रकार से बनी रहेगी। तो ये तो है भोजन। दूसरा भोजन के बाद बात आती है कि स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य, हाँ, स्वास्थ्य से आप ऐसे जानेंगे कि इसकी सबसे अच्छी परिभाषा ये यही है कि शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से सही होने की संतुलित सतह का नाम ही स्वास्थ्य है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बाकी का उसको मेंटल प्रॉब्लम है, तो हम उसको स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि जितने सारे फॉर्म है, शारीरिक है, मानसिक है, मनोवैज्ञानिक है, आध्यात्मिक है, और सामाजिक रूप से भी, अगर वो ठीक ठाक है तभी उसको स्वस्थ माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई हमें कोई बीमारी हो गई है तभी हम उसको अस्वस्थ कहेंगे, और पता चलता है कि बीमारी कोई नहीं है बट उसको मेंटली प्रॉब्लम है, तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। और ऐसा भी मानते हैं कि जो स्वास्थ्य होता है वही क्या है, वास्तविक धन होता है, जबकि जो अस्वास्थ्य होता है वो क्या होता है, एक अभिशाप। ऐसा बुजुर्गों का मानना है। और उससे भी अच्छा ये है कि WHO ने इसकी एक अच्छी सी परिभाषा दी है कि वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, ना केवल बीमारियों या पीड़ा का होना। ये WHO की एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा ये भी है कि शरीर के निरोग होने, सभी शारीरिक
जो शरीर के अंग हैं और अंग तंत्रों के सुचारू रूप से काम कर सकने और मानसिक तनाव से मुक्त होने की स्थिति को ही क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य कहा जाता है। थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो स्वास्थ्य है उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं। तो फर्स्ट होता है व्यायाम। तो सबसे पहले जगते जागने के बाद क्या करना है? प्रतिदिन व्यक्ति को नियमित रूप से व्यायाम व सैर करना है, जिससे क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक ठाक रहेगा, पेट भी नहीं बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन की जितनी सारी क्रियाएं होती हैं वो भी प्रॉपरली बनी रहती है। और नेक्स्ट आता है कि निद्रा और विश्राम। ऐसा माना गया है कि जो शरीर है उसका अपना बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, आप कह सकते हैं जैविक घड़ी। सबका अपना अपना है और अगर ये गड़बड़ा जाए तो बड़ी परेशानी है। और ऐसा भी माना गया है कि देखिए सोने के लिए ये मानते हैं कि भाई 10 बजे के बाद सो जाना चाहिए, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे समथिंग जग जाओ और ये प्रॉपर टाइम है, मतलब सबसे अच्छा भी माना गया है आध्यात्म में भी, साइंस में भी, या आप कह सकते हैं सभी तरह से ठीक है। लेकिन जैसे अगर बात की जाए कि कुछ लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट होते हैं, वो करते ये हैं कि पता चलता है कि वो 10 बजे तो पढ़ने ही बैठेंगे और बाद में 2 बजे तक पढ़ेंगे और उसके बाद वो सोएंगे और फिर पता चलता है कि वो 10 बजे जागेंगे। अब माना वो जैसे अब उनका जो ब्रेन होता है या माइंड है वो उस प्रकार से सेट हो गया है कि ऐसा मानते हैं कि भाई जैसे ब्रेन है तो वो पता चलता है 12 बजे के बाद थोड़ा एक्टिव हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा मान रहे हैं। या तो ये कह लीजिए घर का वातावरण है वो थोड़ा शांत हो गया है, आसपास शोर शराबा नहीं है। और दूसरा ये भी होता है कि आप उस टाइम कहीं निकल के जाने वाले नहीं हो, तो अटेंशन थोड़ा बन जाता है। बट जो शरीर का जो जैविक घड़ी होती है वो थोड़ी ठीक नहीं रह पाती है। और ये माना गया है कि प्रॉपरली 7 या 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए, मिनिमम 6 घंटा तो सबके लिए सही है। और इससे कम नहीं, क्योंकि अगर इससे कम होती है तो परेशानी ही होगी। नेक्स्ट है डॉक्टरी जांच। तो ये मानते हैं कि एक साल में लगभग 2 बार पूरा हेल्थ चेकअप करवाया जाए, ज्यादा अच्छा है। भले ही आपको कोई परेशानी ना हो रही हो, लेकिन ज्यादा अच्छा ये रहता है कि आप 6 महीने के बाद अपना हेल्थ चेकअप करवा लें। तो इससे क्या होता है कि पता भी चलेगा कि आपका बॉडी ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट है कि हमें अपने अंगों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए कि जो भी हमारे शरीर के जो भी अंग हैं, जैसे मान लो पाचन की क्रिया करने के लिए आहार नाल है, श्वसन नाल है, फेफड़े हैं, किडनियां हैं, लिवर है, हार्ट है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। क्योंकि अगर प्रॉपरली जानकारी नहीं होगी तो हम मिथ बना लेते हैं कि धारणाएं, या मान लीजिए पता चलता है कि परेशानी किसी और चीज से हो रही है, हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है और हम कुछ और समझ रहे हैं। तो ज्यादा अच्छा ये होता है कि अंग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनकी संरचना क्या है, तो इसका थोड़ा सा सभी को ज्ञान हो, ज्यादा अच्छा रहता है। और नेक्स्ट है कि जो सांस लेने की जो क्रिया है वो नाक के द्वारा की जाए, क्योंकि वैसे तो हालांकि ये है कि डिपेंड ये भी करता है कि आप क्या कार्य करके आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ हार्ड वर्क कर देते हैं तो माउथ से सांस लेना भी जरूरी हो जाता है। बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो नाक के द्वारा ही, क्योंकि नाक में हेयर्स पाए जा रहे हैं, उसके बाद म्यूकस की एक परत भी पाई जा रही है। और वो क्या करती है, मान लीजिए कोई सूक्ष्म जीव होते हैं तो वो तो हेयर्स में फंस जाते हैं, बाकी का अगर और भी कुछ रह जाता है तो वो आगे जाने के बाद जो म्यूकस, या आप कह सकते हैं लसलसा सा एक पदार्थ होता है, उसमें फंस जाते हैं तो डेथ हो जाती है। अब अंदर जो भी एयर जाएगा वो ठीक ठाक जाएगा। दूसरा, उसका अगर टेम्परेचर ज्यादा है या कम है तो नाक से जब वो पास होता है तो उसका टेम्परेचर भी बॉडी के अकॉर्डिंग हो जाता है, चाहे सर्दियां हो चाहे बहुत ज्यादा गर्मियां हो। एयर मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्म है या ठंडी है, तो जब तक वो नाक की मेम्ब्रेन से होके अंदर जाएगी उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि जो वस्त्र हैं वो हमेशा साफ सुथरे पहने जाएं तो हेल्थ भी ठीक रहता है, क्योंकि हेल्थ बिगड़ने का बहुत ज्यादा कारण हाइजीन भी होता है कि हम अपनी जितनी सारी क्रियाएं हैं उनको प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे हैं।
तो लिखा हुआ है कि आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, कपड़ों का चुनाव हमेशा ऋतु के अनुसार हो, कि गर्मियां हैं तो कॉटन है या मान लीजिए जो सूती वस्त्र है वो पहने जाएं, एक्सक्यूज सर्दियां मी हैं मैम। तो हाँ। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हाइजीन क्या होता है? हाइजीन का मतलब होता है कि आप स्वच्छता से लगाते हैं। क्लियर हो गया? सर्दियां पड़ रही हैं, पता चलता है कि बहुत ज्यादा सर्दी है और कपड़ों का चुनाव उस के अनुसार नहीं है, तो क्या होगा, बीमारी होने वाले हैं, आपका स्वास्थ्य खराब ही होने वाला है। नेक्स्ट है कि जहां भी रहा जाए वहाँ वेंटिलेशन की सुविधा थोड़ी ठीक ठाक हो, कि आप जहां भी रहते हैं घर किसी भी प्रकार का हो तो उसकी बनावट संरचना कुछ इस प्रकार की रखी जाए कि उसमें जो वायु है या धूप है उसका आवागमन ठीक प्रकार से हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, संतुलित भोजन, कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो कैसा हो, संतुलित हो, कि पता चलता है कि आपने खाना तो भरपेट खाया है और उस खाने में आपने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट, ओनली कार्बोहाइड्रेट खाया, या मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाया, तो पेट तो भरा है बट आप उसको संतुलित नहीं कह सकते, क्योंकि संतुलित का मतलब होता है कि जो बॉडी के लिए जितनी सारी चीजें जरूरी होती हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, तो ये प्रॉपरली होने चाहिए, जितना शरीर को जरूरत है उसके अनुसार, तो उसे ही क्या कहा जाता है, संतुलित भोजन। नेक्स्ट है नशीली वस्तुओं से परहेज। तो अ, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए नशाखोरी की अगर आदत हो जाती है तो स्वास्थ्य खराब ही होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये चीजें ना हो। और सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब आप उनके आदी हो जाते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो या मान लीजिए ड्रग्स हो या कुछ अदर चीजें हो, क्योंकि एडिक्ट होने के बाद उनसे पीछा छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और आपने देखा भी होगा जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनके लिए कितनी ज्यादा दिक्कत होती है जब उनको ड्रग्स नहीं मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो आपकी दिनचर्या है वो नियमित हो, कि हाँ सुबह हमें इतने बजे जगना है, उसके बाद हमें ये सारे काम करने हैं, और प्रॉपरली जितना अपना टाइम टेबल बनाया है तो उसको पढ़े फॉलो भी किया जाए। तो ये तो रहे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको क्या बातें हैं जो हमको थोड़ी सी याद रखनी है। और उसके बाद जानते हैं कि रोग क्या है। तो रोग का मतलब होता है कि शरीर के किसी अंग या उपांग की संरचना का बदल जाना या उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाना ही क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। या आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि रोग एक ऐसी दशा है जब शरीर या इसके किसी भाग के सामान्य प्रकारों में, मतलब सामान्य कार्य अगर कोई होते हैं, अगर उनमें कोई भी अवरोध या रुकावट या गति उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, रोग कहा जाता है। और इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि मान लीजिए आप प्रॉपरली खाना नहीं ले रहे हैं, कुपोषण हो सकता है, आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं, और जैसे जैव कारण भी होते हैं, यांत्रिक भी है, पोषक कारक भी हो सकते हैं, तो इन सभी के द्वारा रोग हो सकता है। अब नेक्स्ट ये जानते हैं थोड़ा सा कि जो रोग उत्पन्न वाले करने वाले कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए फर्स्ट तो यही होता है कि जैविक कारक, जैसे मान लीजिए पैथोजेंस हो गए, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है ना, हेलमिंथीज है, इनके माध्यम से अगर किया जा रहा है तो वो चीजें। और दूसरा जैसे मान लीजिए कि रासायनिक कारक हैं, मान लीजिए हमारा हार्मोन्स लेवल है वो ठीक नहीं है और हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं, धूम्रपान भी कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा औद्योगिक कारखाने हैं, तो अगर हम वहां रहते हैं तो क्योंकि वहां पे पता चलता है कि धुआं वुआं सब निकल के आ रहा है, तो वो चीजें ढंग से नहीं हो पाएंगी और परेशानी ही होगी। और आपने देखा भी होगा जैसे मान लीजिए जो लोग कोयला खदानों में काम करते हैं, या मान लीजिए जो अम, लोहा वगैरह निकालने के लिए या अयस्क
जितने सारे होते हैं जहाँ पाए जाते हैं, उनमें जो लोग कार्य करते हैं तो उनको मोस्टली लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सांस ले रहे हैं तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल भी जा रहे हैं। और दूसरा नेक्स्ट फिजिकल कारक भी होते हैं थोड़े से, जैसे मान लीजिए सर्दी गर्मी है, ध्वनि है बहुत ज्यादा जहाँ पे आप रहते हैं, या फिर मान लो आप जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ज्यादा रेडिएशन है, कि जहाँ पे रहने की एरिया है वहाँ पे पता चलता है कि कोई वहाँ पे पावर प्लांट बना हुआ है या कुछ अन्य चीजें और बनी हुई हैं, तो ये सभी इफेक्टिव होती हैं। अब उसके बाद जानते हैं कि जो रोग होते हैं वो जो कारक हैं, एक तो वो देखना है, और जो उनके द्वारा कौन कौन सी बीमारियां की जाती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जीवाणु। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उसके माध्यम से, जैसे कॉलरा लिखा हुआ है तो कॉलरा का मतलब होता है हैजा, है ना। और इसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है विब्रियो कॉलेरी या विब्रियो कॉमा। आप कह सकते हैं कि उसकी जो संरचना होती है वो कॉमा के जैसी होती है, जैसे हम लोग कॉमा बनाते हैं ना, तो आकार में उसका मतलब देखने में वो कुछ इसी प्रकार का होता है। और कैसे आता है बॉडी मेंटर का अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि गंदा पानी पी रहे हैं हम लोग, या जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसको हमने अच्छे से क्लीन नहीं किया है, तो और ये आपने देखा भी होगा कि इससे छोटे बच्चे कुछ ज्यादा जल्दी ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि वो यूज कर लेते हैं, गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं, या मान लीजिए वस्तुएं हैं वो जमीन पर पड़ी हुई हैं तो उन्होंने उठा के उनको मुंह में दे लिया है। तो इसका कारण ये हो सकता है, और ये किसके माध्यम से होता है, ये थोड़ा याद रखना है, विब्रियो कॉलेरी, इसके माध्यम से क्या होता है, हैजा। नेक्स्ट है टाइफाइड। तो टाइफाइड में ये है कि जैसे टाइफाइड है या खसरा है, तो ये सभी लगभग देखने में सेम होते हैं। खसरा जो होता है वो वायरल है, जबकि जो टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया के माध्यम से हो रहा है। और आपने देखा होगा कि होल बॉडी पे हल्के से दानों की जैसी थोड़ी सी संरचनाएं बन जाती है, फीवर आएगा। हालांकि ये भी है कि इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का होता है, तो वो इतने दिनों में लगभग ठीक हो जाते हैं। और इसमें से जैसे ना नेक्स्ट है डायरिया। तो डायरिया और कॉलेरा लगभग सेम होते हैं, लगभग सेम है कि डायरिया है तो वॉमिटिंग भी हो रहा है, और डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, ये सभी डायरिया के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है निमोनिया। तो निमोनिया में होता क्या है कि जो हमारी फेफड़े हैं उसमें क्या पाया जाता है, श्वसन वृक्ष, है ना। तो श्वसन वृक्ष की जो अंतिम सिरे होते हैं उनको कहते हैं हम एल्वियोलाई या एल्वियोलर सेक। तो अगर उनमें इन्फेक्शन हो जाए, और अगर उनमें इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन का मतलब है कि उनके आसपास म्यूकस जमा हो रहा है, मतलब कुछ चिपचिपा पदार्थ या ये कुछ जमा हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि हमको सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है। और बाद में अगर कंडीशन थोड़ी सी और खराब होती जाए तो पता चलता है कि वो पूरा और ज्यादा खराब हो रहे हैं, स्वेलिंग आने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत भी होती है, और ऐसे लगता है सफोकेशन टाइप का कुछ हो रहा है। नेक्स्ट है प्लेग। तो ये होता है ब्यूबोनिक प्लेग भी बोला जाता है, और पास्टोरला पेस्टिस, है ना। और जो प्लेग होता है वो किसके माध्यम से फैलता है, चूहों के माध्यम से। और चूहों के ऊपर पाए जाते हैं पिस्सू, है ना। तो वही है इनका मेन रीजन। और इसको पहचाना इस प्रकार से जा सकता है कि हैं। अगर उनकी डेथ स्वतः होती है तो ऐसा मानते हैं कि वो शायद प्लेग के कारण मर रहे होंगे, और वही वहीं से कहा जाता है वो मनुष्य में भी फैलता है। और उससे मतलब प्लेग में होता ये है कि बॉडी के जो जॉइंट होते हैं वहां पे जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, नोड की जैसी जो संरचनाएं पाई जाती हैं, उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो ज्यादा अच्छा ये रहता है कि जो घर हैं उनमें चूहों का प्रवेश ना होने दिया जाए। और नेक्स्ट है टिटेनस। तो टिटेनस तो सबके लिए कॉमन सा है, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मली मृदा में पाए जाते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि जैसे हम लोगों की अगर बात की जाए तो कि लोहे से अगर लग जाती है तो ऐसे बोलते हैं भाई टिटेनस का इंजेक्शन लगवाओ। तो वो कहाँ पाया जा रहा है कि उसके ऊपर जो लोहे के ऊपर जो मृदा पाई जा रही है, जो जंग पाया जा रहा है, उसके अंदर वो पाए जा रहे हैं, और वही उनके रहने का स्थान भी है, तो वहां से वो बॉडी में एंटर कर लेते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है टीबी, है ना। तो इसमें भी वही होता है कि जो हमारे फेफड़े हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और
सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है, और टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, उसका इलाज किया जा सकता है। 1 डेढ़ साल का कोर्स होता है डॉट्स, और उसके माध्यम से वो ठीक हो सकती है। बट ये है कि पता चलता है कि पूरा फेफड़ा ही खराब हो गया है, तब आपको पता चल रहा है कि हाँ वो टीबी है, तो भाई तब तो नहीं ठीक हो सकती। बट अगर शुरुआती लक्षणों को अगर देखा जाए, जैसे खांसी आती है, बलगम जो आ रहा है उसके साथ खून आ रहा है, और 10-15 दिन हो गए खांसी ठीक होने को नहीं आ रही है, या आप मान लीजिए 1 महीने से ज्यादा हो गया है खांसी ठीक होने को नहीं आ रही है, तो ज्यादा अच्छा ये होता है कि अपने थूक की थोड़ी सी जांच करवा ली जाए और पता लगाया जाए कि उसमें कहीं ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया है वो तो नहीं है। हाँ, चलिए थोड़ा सा आगे से और देख लेंगे कि वायरस के कुछ रोग दिए गए हैं, जैसे एड्स है, रेबीज है ना, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, डेंगू। और तो एड्स सभी ने सुना होगा, एचआईवी है, और जिनको एचआईवी है उनको एड्स हो ऐसा जरूरी नहीं। और रेबीज के जो वायरस होते हैं वो कैट फैमिली के जितने सारे एनिमल होते हैं उन सभी में पाए जाते हैं। कैट फैमिली का मतलब होता है जैसे कुत्ता है, और बिल्ली है, और बंदर है, टाइगर है, ये सभी में भी देखे जाते हैं इनके जो वायरस होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बस कुत्ते में ही देखे जाएंगे। और जो रेबीज होता है उसको दूसरा हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है, कि अगर कोई संक्रमित हो गया है तो बाद में उसको पानी से थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। और जैसे अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी संक्रमित कुत्ते ने अभी काटा है और इसके लक्षण अभी 1 महीने बाद या 1.5 महीने के बाद उभरने लग जाएं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो काफी समय के बाद उभर के आते हैं। तो बाकी का अगर नीचे अगर देखा जाए तो वो सारी चीजें कॉमन सी हैं। इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है, एक तो कॉमन कोल्ड होता है, दूसरा इन्फ्लुएंजा है। कॉमन कोल्ड होता है वो नॉर्मली वैसे ही है ना, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा हो रहा है, और ये 6-7 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ बट ये है कि जैसे कॉमन कोल्ड की तुलना में ये थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है। नेक्स्ट है चेचक। तो वेरिएला और वेरिसेला नामक जो वायरस होते हैं उनके माध्यम से स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स होता है। और खास बात यह है कि ये जीवन में हमेशा एक बार ही होते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया है, दूसरी बार उसको चिकन पॉक्स हो गया है, तो जीवन में उसको दोबारा से कभी भी नहीं होगा, चाहे वो महामारी के रूप में दोबारा से क्यों ना आ जाए। सबको होगा, लेकिन जिनको हो चुका है, हालांकि वायरस के बारे में यही अवधारणा है कि वायरस से एक बार संक्रमित हो जाने के बाद वो वाला वायरस बॉडी पर दूसरी बार अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि बॉडी में मेमोरी सेल बन जाती हैं बाद में। तो वो जब भी दोबारा से किसी वायरस का, उसी वायरस का अगर दोबारा से आक्रमण होता है शरीर पर, तो वो उससे सुरक्षा कर लेती हैं। लेकिन हालांकि कोविड-19 के बारे में थोड़ी सी ज्यादा जानकारियां अभी नहीं है। और बनने का शायद यही भी रहा है, क्योंकि वो म्यूटेंट हो रहा है, मतलब अपनी जो संरचना है वो बदल रहा है, और आप कह सकते हैं कि वातावरण के अनुसार खुद को वो परिवर्तित कर ले रहा है। तो और ये भी माना गया है कि ये दोबारा से संक्रमित भी कर रहा है लोगों को। अब एक्चुअल में क्या है ये थोड़ा अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए कवकों की अगर बात की जाए तो चर्म रोग ये कॉमन सा है। और भोजन विषाक्तता का मतलब होता है फूड पॉइजनिंग। और ये आपने देखी भी होगी, फूड पॉइजनिंग का। जैसे खाना अगर आप मान लीजिए सुबह से बना के रख लेते हैं, तो शाम तक वो पूरा खराब हो गया है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है, पता चलता है कि किसी ने खा भी लिया, तो बाद में वही है कि उसकी डाइजेशन में प्रॉब्लम भी होती है और वो बंदा बीमार भी हो जाने वाला है। और ये चीजें कॉमनली शादियों में देखी जाती हैं कि सुबह का खाना बना हुआ है और रात तक वो खराब हो जाता है, फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। तो मलेरिया सीधा है कि जो मलेरिया होता है वो किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के माध्यम से। और जो प्लाज्मोडियम की जो प्रजातियां होती हैं वो लगभग 4 हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवल, मलेरी और पेल्सीफेरम। तो जो पेल्सीफेरम होती है वो सबसे खतरनाक होती है, सबसे घातक सिद्ध भी होती है। और
इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात की जाए तो इसका लगभग 14 या 15 दिन का होता है। और एक प्रकार का फीवर ही है। और वाहक की अगर बात की जाए कि मलेरिया को फैलाने वाले कौन है, तो मादा एनाफिलीज है। और जैसे मच्छरों की अगर बात की जाए तो इसकी हमारे यहाँ अ, कई प्रजातियां पाई जाती है, जैसे ईडीज है, क्यूलेक्स है और मादा एनाफिलीज है। तो जो मलेरिया फैलाया जाता है वो मादा एनाफिलीज से फैलाया जाता है। और अ, अ, तो थोड़ा सा आप इनको देख लीजिए, क्योंकि अगर विस्तृत रूप से बताया जाएगा तो काफी टाइम लगेगा। तो हमको बस यही देखना है कि जैसे प्रोटोजोआ है तो उनके माध्यम से डायरिया है ना, और अमीबी डिसेंट्री डिसेंट्री भी हो जाती है, मतलब दस्त इत्यादि हो जाते हैं, कालाजार। और जियार्डिया जियार्डिया एक प्रोटोजोआ होता है, उसी के माध्यम से होता है। स्लीपिंग सिकनेस है ना, तो क्या बोलते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, मतलब नींद की कुछ बीमारी हो जाती है। और कृमि की अगर बात की जाए तो हेलमिंथीज है, फाइलेरिया टीनियोसिस और हाथी रोग। तो इसमें से हाथी रोग आपने सुना ही होगा। हाथी फील पाम रोग हो जाता है कि जो पैर में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो साइज में बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। हाँ, बाकी का जो पोषणहीनता है अगर उसमें देखेंगे तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोका और मेरास्मस दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोग होते हैं, और वो किसमें पाए जाते हैं, बच्चों में। अ, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग बताइए, तो कौन कौन से होते हैं, है मेरास्मस। और जो क्वाशोरकर होता है वो 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है। लक्षणों की अगर बात की जाए तो लक्षण जैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों की जो त्वचा है वो थोड़ी सी फट गई है, और उस पे स्केल्स की जैसी कुछ संरचनाएं बन गई हैं, पैर थोड़े मोटे हो जाते हैं, फूल के बाल थोड़े सूखे, और वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, और शरीर में खून की थोड़ी सी कमी हो जाती है, मसल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाती हैं। और मेरास्मस की अगर बात की जाए तो वहां पे क्या होता है कि 1 से 2 साल की आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें मेरास्मस को देखा गया है। और यहाँ ये होता है कि मांसपेशियां थोड़ी सी कमजोर होकर नष्ट होने लग जाती हैं, और बच्चा काफी ज्यादा दुबला पतला दिखाई देने लग जाता है। और ठीक करने के लिए यही है कि पूरा प्रॉपरली सारी चीजें जो हमारा संतुलित डाइट है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाए, तो वो ये चीजें ठीक हो सकती हैं। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिए कि प्रोटीन की कमी से होने वाले कोई भी 2 रोग अगर पूछ लिए जाते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जो इसमें जो बच्चों का एज है, वो जो क्वासियोरकर होता है वो 1 से 5 साल के बच्चों को होता है, जबकि जो मेरास्मस होता है वो 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ही। ये भी कभी कभी पूछ लिया लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो रतौंधी, विटामिन ए, बेरी बेरी, विटामिन बी, पेलाग्रा, रक्ताल्पता, स्कर्वी, रिकेट्स और बांझपन। तो इन पर थोड़ी सी चर्चा आगे करेंगे, यहाँ बस देख लेते हैं इनको ऐसे ही। हाँ, तो चलिए थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें और देख लेते हैं कि आनुवांशिक रोगों में अगर देखा जाए तो ये पूछ लिए जाते हैं आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। तो एक तो है हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, और नेक्स्ट है वर्णांधता। तो हीमोफीलिया सबने सुना ही होगा कि ऐसा रोग है जिसमें किसी भी मनुष्य का अगर चोट लग जाती है तो उसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता है। और सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है कि जो हमारी आरबीसी होती है उनका साइज थोड़ा सा हस्तियाकार हो जाता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारी चीजें परेशानी क्रिएट होती है। ना तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो ढंग से हो पाता है, ना हीमोग्लोबिन का जो कार्य है या अदर चीजें हैं वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाती हैं। वर्णांधता का मतलब होता है कि ऐसे मनुष्य जो कि ग्रीन और रेड कलर में अंतर नहीं कर पाते, उन लोगों को दोनों ही कलर ग्रे दिखाई देते हैं। तो ये क्या है,
कलर ब्लाइंडनेस है, और ऐसे लोगों को नॉर्मली ड्राइवर इत्यादि नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वो लोग रेड में और ग्रीन में फर्क ही नहीं कर पाएंगे, तो परेशानी होगी। दिखता कैसा है उन लोगों को, ये दोनों कलर ग्रे कलर के दिखाई देते हैं, तो इसलिए वो दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। और खास बात ये है कि कलर ब्लाइंडनेस में जो ये जो रोग होता है वो पुरुषों में ही ज्यादा है, महिलाओं में ये रोग नहीं होता है, वो बस कैरियर होती हैं। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं कि जो भोजन है उसके जो प्रमुख पोषक तत्व हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो पोषक तत्वों में क्या क्या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण है, विटामिन है, जल है। और एक तो इसका ये देखना है कि जो ये जितने सारे पोषक तत्व हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं इनकी आपूर्ति जो होती है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, मानव आहार का प्रमुख घटक है, और ये सभी जीवों के लिए ऊर्जा, ये सॉरी मिस्टेक है थोड़ा सा, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं के बने होते हैं। का जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:2:1। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो जल में होता है, कि हाइड्रोजन है वो 2 है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। और कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के परमाणु भी देखे जाते हैं। और जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट की सोर्स की बात की जाए तो ये मिलते कहाँ से, तो जो खाद्यान्न होते हैं जैसे मान लीजिए गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी, इन सभी के माध्यम से क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है उनको कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। तो श्रेणियां कौन कौन सी हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, है ना। जो मोनोसेकेराइड होते हैं उनमें जो कार्बन की जो संख्या होती है वो लगभग 7 तक होती है। और ओलिगोसेकेराइड में ये संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, 7 से ज्यादा अगर बढ़ जाती है तो वो ओलिगोसेकेराइड होते हैं। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कि जो मोनोसेकेराइड होते हैं वही चेन की जैसी, या आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स संरचना अगर बना लेते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड बन जाते हैं। और पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आता है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज है, काइटिन है, ये सभी पॉलीसेकेराइड में आते हैं। और डाइजेशन में थोड़ी सी परेशानी भी, सेलुलोज होता है तो उसको हम लोग तो पचा ही नहीं पाते। तो सबसे पहले है कि जो विभिन्न प्रकार की जो शर्करा होती है, जैसे मान लीजिए मंड है, स्टार्च है, सेलुलोज है, और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो तत्व होते हैं वो भी एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से क्या आता है, स्टार्च है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, और ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों से। और जबकि कुछ एक दो जैसे मान लीजिए लैक्टोज है या ग्लाइकोजन है, तो लैक्टोज कहाँ से प्राप्त होती है, दूध से। और ग्लाइकोजन बाद में जैसे आपने जो खाना खाया है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, या ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो कहाँ पे कार्य होता है, ये लिवर में, तो ये वहां पाई जाती हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हालांकि सबसे ज्यादा अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किससे होती है, फेट, है ना, 9.4 के आसपास जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है ना। और अगर डाइजेशन की अगर बात करें कि जो जैसे एनर्जी का लेवल है, या तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे पहले कंज्यूम होती है, उसके बाद होता है फैट, और उसके बाद होती है प्रोटीन। जैसे आप मान लीजिए व्रत रहते हैं तो जो बॉडी का कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे पहले कंज्यूम होना शुरू होगा, उसके बाद वसा का नंबर आएगा, और सबसे लास्ट में नंबर आता है प्रोटीन का। तो इस प्रकार से वही होता है कि शरीर में अगर ये स्टोरेज करके रखे जाते हैं, तो जब व्रत रहते हैं या मान लीजिए खाना उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उस टाइम जो स्टोरेज करके रखा गया है मांसपेशियों में या लिवर के माध्यम से, तो उसको
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल करके बॉडी के लिए यूजेबल बना दिया जाता है। और नेक्स्ट ये जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके सोर्स क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स वही है खाद्यान्न, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। और मेन उद्देश्य यही है इनका कि इनके द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो कि शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। और नेक्स्ट ये है कि जो भी आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो ये बाद में लिवर में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में होगा, है ना, ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, या इस प्रकार से। हाँ, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन होती है वो क्या है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और ये पौधा और जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और जैसे अगर भोजन की बात की जाए तो भोजन में जैसे दाल है, पनीर है, मछली है, मांस, मूंगफली, है ना, अंडा है, या एग यॉक है। तो इस समय में इन सभी में प्रोटीन आराम से मौजूद रहता है। और 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.1, है ना। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो उससे भी 4.1 हो रही है कार्ब, और प्रोटीन से भी लगभग इतनी ही, और सबसे ज्यादा होती है वसा से। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये थोड़ा याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि जो प्रोटीन है उसकी खोज किसने की थी। तो यही है बर्जीलियस और मूल्डर ने इनको खोजा था और नाम रखा गया था इनका। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्रोटीन्स होती हैं उनका जो मेन काम होता है, उसका काम होता है कि जो शरीर है उसकी जो टूट फूट है उसका मरम्मत करना। तो इसीलिए प्रोटीन्स कंपलसरी होती हैं किसी भी मनुष्य के लिए या किसी भी जीव के लिए, क्योंकि इनके माध्यम से जो टूटी है उसका में जो क्षति हुई है उसको ठीक किया जाता है, और वृद्धि और विकास में भी जरूरी होती है। 45 मिनट, है ना। दूसरा ये है कि जो प्रोटीन्स होती है उसमें क्या क्या पाया जा रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी भी पाए जा रहे हैं। और इनमें कुछ में नाइट्रोजन और कुछ में सल्फर भी पाया जाता है। मोस्टली में तो यही पाया जाता है कि सल्फर है और नाइट्रोजन है। और कुछ में जैसे अब दूसरा ये भी देखेंगे कि जो प्रोटीन्स होती हैं, तो जैसे एल्बुमिन है वो किस में पाई जाती है, गेहूं इत्यादि में, है ना। और अंडे वगैरह में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सभी वहां पाई जाती है। और आपने देखा भी होगा अगर आटा गूंथ के रख देते हैं तो वो थोड़ा बाद में खिंचने लग जाता है। और जो हाँ, तो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटीन के कार्य क्या क्या है। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसके द्वारा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत की जाती है, ऊर्जा और उष्मा का उत्पादन भी किया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना ऊर्जा मिलता है, 4.1 किलो कैलोरी शरीर की वृद्धि में आवश्यक होते हैं। और इम्पोर्टेंट कि ये प्रतिरोधक क्षमता बनाने में भी सहायता करते हैं। जैसे आपने देखा हुआ एंटीबॉडी, है ना, तो वो क्या होती है, स्पेशल टाइप की प्रोटीन ही है। तो और वो क्या करती है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी बनाती हैं। तो दीक्षा,